नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि आप हमेशा रखते हैं। तो आज का वीडियो हम लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड का चौथा वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड पे 3 लेक्चर में काफ़ी बात की थी। तो यदि आपने उन तमाम सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और आप वहां से जाकर के उन तमाम सारे वीडियोस को देख लीजिएगा और साथ में एक नोट्स तैयार जरूर कीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवीजन करने में सुविधा हो सके। आप उस वीडियो तक कैसे पहुँच सकते हैं? एक उपाय यह है कि आप गूगल में जाकर डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड बाय अमृतराज, या फिर आप यूट्यूब में जाकर के सर्च कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड बाय अमृतराज और आप डायरेक्ट सीधे आप हमारे वीडियो पे आ जाएंगे। वहां से आप एक एक करके तमाम सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए फिर आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लेकिन अभी इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर किया था, उनमें हम लोगों ने बात किया था रिसर्च के डिफिनेशन के बारे में, और उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने बात किया था ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। उसके साथ साथ जो इसका सिग्निफिकेंस है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में बात की थी। और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में बताओ? पैराडिगम के बारे में। कुछ पैराडिग्म है इससे रिलेटेड, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। पैराडिग्म में मुख्य तौर पे कौन कौन है? एक तो है पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, और एक जो हमने बात किया था वह था पोस्ट पॉजिटिविस्ट, जिसको आप इंटरप्रेटिव अप्रोच भी कहते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिसर्च जो है मुख्य तौर पे 2 तरीक़ों से किया जाता है, या तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करें या फिर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करें। ठीक है, चलो। और इसी में हम लोगों ने बात किया था एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, साथ साथ मेटाफिजिक्स के बारे में बात किया था, एम्पिरिसिज्म क्या होता है और लॉजिक क्या होता है, हम लोग लॉजिक के माध्यम से कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। तो आप लोग हेडिंग दीजिए। हेडिंग दीजिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखो, टाइप्स ऑफ रिसर्च का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसमें कई तरह के रिसर्च आते हैं और इनको कई सारे बेस पे बांटा गया है। जैसे मात्रा के आधार पे, जैसे आप और देख सकते हो परिणाम के आधार पे। आपके पास यदि किताब है केवीएस मदान, तो आप केवीएस मदान में देख सकते हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से दिया है। हमारे पास दूसरा वर्जन है उसका, आप देख सकते हो पेज नंबर 2.7 में उन्होंने बहुत विस्तार में दिया है। जैसे परिणाम के आधार पे है, लॉजिक के आधार पे है, मेथड के आधार पे है, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट के आधार पे है, उद्देश्य के आधार पे है। तो इतने सारे आधार पे इन्होंने रिसर्च एप्टीट्यूड के टाइप्स को बांटा है। रिसर्च एप्टीट्यूड का टाइप्स नहीं, रिसर्च के टाइप्स को बांटा है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग जान लेते हैं कि किसके आधार पे कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, और हम लोग रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च का 2-3 लेक्चर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं तो एक ही वीडियो में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, टाइप्स ऑफ रिसर्च का यह पहला वीडियो है। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या बताओ। शुरुआती दौर का 2 रिसर्च है। यदि आप रिसर्च एप्टीट्यूड पहले पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि शुरुआती दौर में 2 रिसर्च है। एक तो फंडामेंटल रिसर्च है, जिसको आप बेसिक रिसर्च कहते हैं या प्योर रिसर्च भी कहते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च भी इसे कहते हैं, और दूसरा अप्लाइड रिसर्च होता है। तो आज का वीडियो मुख्य तौर पे बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च का होने वाला है। तो सबसे पहले आप हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ रिसर्च में पहला लिखना परिणाम के आधार पे। ठीक है, परिणाम के आधार पे 2 प्रकार के रिसर्च होते हैं। पहला बेसिक रिसर्च होता है, जिसको हिंदी में मूलभूत बोलते हैं, अनुसंधान। और बेसिक रिसर्च का ही कई सारा नाम है, इससे कई बार सवाल पूछा गया, इसलिए आप इसको लिखना। बेसिक का ही दूसरा नाम है फंडामेंटल रिसर्च, इसी को थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोला गया है, इसी को प्योर रिसर्च भी बोला गया है।
इतने सारे नाम से इसको जाना जाता है। मेरा ख्याल है कि 2015 या 2016 के प्रीवियस ईयर को देखोगे तो वहाँ पे इसे पूछा गया है कि बताओ बेसिक रिसर्च को और किन किन नाम से जाना जाता है। और परिणाम के आधार पे जो दूसरा रिसर्च है वह है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? इससे तो सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन अप्लाइड रिसर्च का ही एक प्रकार है जिसे आप एक्शन रिसर्च कहते हो। और एक्शन रिसर्च से ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी भी साल का आप पेपर उठाकर देख लीजिए, रिसर्च एप्टीट्यूड में एक्शन रिसर्च से एक सवाल आना तय है। हमेशा ये लोग पूछते हैं। यूजीसी नेट का, एनटीए नेट का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं इन दोनों को समझने की। समझ में आ रही बात? चलो मिटाता हूँ इसको। चलिए तो अब आप लोग लिखिए। सबसे पहले हम लोग बेसिक रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि बेसिक रिसर्च क्या होता है। ऐसे यदि आप बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को, दिख रहा है ना, यदि आप बेसिक रिसर्च या फिर आप अप्लाइड रिसर्च को जब आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। इसीलिए हम लोग एक टेबल टाइप से तैयार कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों एक दूसरे के विपरीत रिसर्च हैं, ठीक। मैंने आपको बताया था बेसिक रिसर्च के 3-4 नाम हैं, अप्लाइड रिसर्च का कोई नाम नहीं है, बस एक ही नाम है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च का एक प्रकार है जिसको एक्शन रिसर्च कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिक रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं? बेसिक रिसर्च में हम लोग न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए करते हैं। बेसिक रिसर्च में हम लोग न्यू नॉलेज गेन करते हैं, पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें हम लोग थ्योरी बिल्डिंग का काम करते हैं, थ्योरी का निर्माण करते हैं। तीसरे नंबर पे यह जो अप्रोच होता है बेसिक रिसर्च का, यह कंप्लीटली थ्योरेटिकल होता है, इसीलिए इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं और इसको प्योर रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। इसको प्योर रिसर्च भी कहते हैं, यह प्योर होता है, ठीक है। 4-5 इसमें आप लिखिएगा। क्या क्या लिखे हैं आप? न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए, दूसरा थ्योरी बिल्डिंग के लिए, तीसरा थ्योरेटिकल अप्रोच होता है इसका चूंकि, ठीक है, और चौथा प्योर रिसर्च, और पांचवा इसमें लिखिएगा कि इसमें जब रिसर्च करते हैं हम लोग तो इसमें जो क्वेश्चन होता है हमारा होता है व्हाट, व्हाई एंड व्हेन, कब, क्यों और कैसे। इन 3 सवालों का जवाब जानने के लिए हम लोग बेसिक रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बेसिक रिसर्च करते हैं। जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ठीक है, तो हिस्ट्री में एक नए थ्योरी को गेन करने के लिए जिस प्रकार का हम लोग रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, सहारा लेते हैं, उसे न्यू नॉलेज गेन अप्रोच कहेंगे, और जो न्यू नॉलेज गेन अप्रोच होगा उसी को हम लोग बेसिक रिसर्च कहेंगे। या फिर एक वैसा रिसर्च जिसमें हम लोग एक नए थ्योरी का निर्माण करते हैं, एक नए सिद्धांत का निर्माण करते हैं, एक नया नियम का निर्माण करते हैं, उस रिसर्च को भी क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। और बेसिक रिसर्च कैसा होगा? हमेशा थ्योरेटिकल अप्रोच का होगा, यह प्रैक्टिकल अप्रोच का कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च हमेशा थ्योरेटिकल अप्रोच का होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच का बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ बेसिक रिसर्च का नेचर कैसा होता है, क्या वो थ्योरेटिकल होता है, क्या वो प्रैक्टिकल होता है? तो आप क्या टिक करेंगे? ऑब्वियसली थ्योरेटिकल करेंगे, ठीक है। और इसको और अन्य नाम से प्योर रिसर्च से जाना जाता है। और इसमें 3 क्वेश्चन का हम लोग खोज करते हैं, 3 क्वेश्चन के आंसर का, क्या, क्यों और कैसे, ठीक है। क्या, क्यों और कैसे, सॉरी कैसे कह रहा हूं, कब। आप इसमें कैसे भी शामिल कर लेना, ठीक है। चलो, तो इसमें बेसिक रिसर्च में बस इतनी सी ही बात है, इसमें और कुछ जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो मैंने बताया था शुरुआत में ही कि बेसिक रिसर्च का ठीक क्या है? अपोजिट है। एंटोनिम्स आप पढ़े हैं कभी? इसका ठीक अपोजिट है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च का पहला पॉइंट क्या होगा
कि यह जो अप्रोच होगा हमेशा प्रैक्टिकल होगा। कैसा होगा? प्रैक्टिकल अप्रोच का होगा। यहां पे बेसिक रिसर्च कैसा था? थ्योरेटिकल था। अप्लाइड रिसर्च कैसा हो गया? प्रैक्टिकल अप्रोच का हो गया। यानी कि जब प्रैक्टिकल अप्रोच का होगा तब हम लोग न्यू नॉलेज तो गेन तो करेंगे, लेकिन क्या नए थ्योरी का निर्माण करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लोग थ्योरी का निर्माण नहीं करते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच में हम लोग थ्योरी बिल्डिंग का काम करते हैं। तो यहां पर नए कॉन्सेप्ट का निर्माण होगा, यहां पर नया कॉन्सेप्ट का निर्माण नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं। ठीक है। दूसरी बात, अप्लाइड रिसर्च का दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि यह तो प्रैक्टिकल अप्रोच है ही, यह स्पेशल समस्याओं के लिए होता है, स्पेशल प्रॉब्लम के लिए। ठीक, कोई विशेष समस्या आ जाती है, जैसे मान लो रिसर्च आप कर रहे हो, ठीक, और रिसर्च करने के दौरान कोई समस्या आ गई, उस बीच में कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या के निदान के लिए अप्लाइड रिसर्च का सहारा लेते हैं। और अप्लाइड रिसर्च में किसका सहारा लेते हैं? एक्शन रिसर्च का सहारा लेते हैं। इसलिए जब हम लोग इसके बाद एक्शन रिसर्च पढ़ेंगे तो वहां पे इस पॉइंट को मेंशन करेंगे कि जब किसी भी प्रकार का आप रिसर्च कर रहे हैं और बीच में किसी भी प्रकार का अचानक सा कोई समस्या उत्पन्न हो गया, तो आप उस समस्या का निदान करने के लिए जिस रिसर्च का सहारा लेंगे उसे टाइप्स ऑफ रिसर्च की भाषा में एक्शन रिसर्च कहा गया है, और इसी को अप्लाइड रिसर्च कहते हैं हम लोग। तो स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, विशेष समस्याओं का समाधान के लिए, तीसरे नंबर पे जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, ठीक तो था, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं? अप्लाइड रिसर्च का सहारा लेते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग अप्लाइड रिसर्च का सहारा लेते हैं। और इसी में और हम लोग लिख सकते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए भी हम लोग अप्लाइड रिसर्च का सहारा लेते हैं। और इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें क्या नहीं हो सकता है? देखो, दोनों चीज समझना। एक तो अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं यह तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अप्लाइड रिसर्च किसे नहीं कहेंगे, यहां से सवाल ये लोग पूछते हैं यूजीसी नेट वाले, तो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखना, यदि आपसे थ्योरी बिल्डिंग की बात आएगी, कि थ्योरी बिल्डिंग की बात आएगी, तो देखो थ्योरी बिल्डिंग इसमें कभी भी नहीं होगा। ठीक है। न्यू नॉलेज गेन करने की बात होगी तो न्यू नॉलेज यहाँ पे हम लोग गेन करेंगे, लेकिन क्या न्यू कॉन्सेप्ट का निर्माण करेंगे? बताओ, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, यह दोनों चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। एक दो पॉइंट और इसमें समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक में भी और अप्लाइड में भी। बेसिक में लिखना, नॉलेज में इंप्रूवमेंट मैंने बताया था, इसमें खोज और आविष्कार भी होता है। ठीक है। इसमें न्यू नॉलेज तो मैंने बताया ही आपको, इसमें जो भी खोज वगैरह करते हैं या फिर जो हम लोग आविष्कार करते हैं, यह सभी के सभी बेसिक रिसर्च में काउंट किया जाएगा। तीसरे नंबर पे बेसिक रिसर्च जो होता है ज़्यादातर एजुकेशनल होता है, ज़्यादातर नहीं, मतलब ऑलमोस्ट आप यही कर लो 99% केस में। ठीक है। और चौथे नंबर पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, विस्तृत होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, विस्तृत होता है, लार्ज होता है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो क्या हुआ, बेसिक रिसर्च में आएगा, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ को जब अप्लाई करेंगे तो वह अप्लाइड रिसर्च में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रही बातें? ठीक है। इसमें दो चार बात लिख लीजिए। न्यू नॉलेज को गेन करने की बात तो होगी ही, लेकिन थ्योरी बिल्डिंग का काम नहीं होगा। दूसरे नंबर पे यह जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने का, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्विंग ओरिएंटेड अप्रोच है। ठीक है। तीसरे नंबर पे स्पेशल समस्या तो मैंने बताया ही, स्पेशल समस्या। चौथे नंबर पे लिखिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि हमेशा एजुकेशनल होता है, यह हमेशा कैसा होगा, व्यवहारिक होगा। यह इन सभी के बीच में बेसिक अंतर है। ठीक है। चलो, एक पॉइंट और लिख लेना आप, रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल लाइफ
सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? अप्लाइड रिसर्च का। और एक पॉइंट और लिखिएगा, यह जो रिसर्च होता है वह बेसिक रिसर्च की तुलना में, यदि आप इससे तुलना करोगे तो यह रिसर्च ज़्यादा डेप्थ होता है। ठीक है, यह रिसर्च ज़्यादा डेप्थ होता है, गहन अध्ययन वाला रिसर्च होता है। कौन? अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च से यदि आप तुलना करते हैं अप्लाइड रिसर्च का, तो अप्लाइड रिसर्च जो होगा हमेशा डेप्थ स्टडी होगा, किसके तुलना में? बेसिक रिसर्च की तुलना में। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यदि आप यहाँ तक समझ रहे हो तो बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च से आने वाले तमाम सारे सवाल को आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। बेसिक रिसर्च का कोई भी टाइप्स नहीं होता है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च का जो है टाइप है। ठीक है, इसके टाइप्स में एक ही टाइप है, उसका नाम है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपने लिख लिया है? चलो मिटाते हैं। हेडिंग दे दीजिए आप लोग, क्या? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। एक्शन रिसर्च में पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट यह लिख सकते हैं कि एक्शन रिसर्च तो अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप है। तो आप लिख लीजिए टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं कि एक्शन रिसर्च भी हमेशा कैसा होगा? नेचर में प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल इन नेचर। ठीक है, क्या थ्योरी बिल्डिंग होगा? नहीं। तो एक्शन रिसर्च भी कैसा होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड अप्रोच का। और इसमें क्या लिख सकते हैं? सेम बात है, जो अप्लाइड रिसर्च में होगा वो पॉइंट यहां भी आएगा। जैसे स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए, स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए जो रिसर्च किया जाएगा वह एक्शन रिसर्च कहलाएगा। पांचवा लिखिएगा, जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे स्कूल लेवल पे कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए जिस प्रकार का हम लोग रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसीलिए इसको स्कूल लेवल अप्रोच का भी कहा जाता है, मतलब छोटे छोटे स्तर पे। ठीक है, छोटे छोटे स्तर पे किसी भी प्रकार का जब हम लोग रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च को करने के लिए हम लोग एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। छठे पॉइंट पे लिखिए आप। छठे पॉइंट पे क्या लिखा जा सकता है? एक तो रियल लाइफ सिचुएशन यहाँ पे भी आएगा, उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल प्रॉब्लम से आप समझ गए ना, विशेष समस्याओं का समाधान के लिए स्कूल लेवल, इससे 2-3 बार सवाल पूछा गया, इसलिए इस 3 पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 2-3 बार इन्होंने इनसे पूछा है। यदि आपसे एक सवाल पूछा जाए 7वें नंबर पे लिखिए कि कोई रिसर्च चल रहा है, ठीक है, ऑनगोइंग है, और ऑनगोइंग रिसर्च में बीच में किसी प्रकार का समस्या आ जाता है। ऑनगोइंग रिसर्च है, कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो, और बीच में यदि उसमें प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जिस प्रकार के रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे उसे एक्शन रिसर्च कहेंगे। समझ में आई बात? तो ऑनगोइंग रिसर्च में बीच में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए भी एक्शन रिसर्च का सहारा लेते हैं। यहां तक समझ में आ रही बात? आ रही है ना? ठीक है। तात्कालिक समस्याओं का समाधान, यह पॉइंट मैं भूल रहा था, आप इसको लिख लीजिए। इमीडिएट प्रॉब्लम्स जो आते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हो आप, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गया, तो अचानक से जब प्रॉब्लम आ जाएगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आप बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च करेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक्शन रिसर्च करेंगे। अब मान लो रिसर्च आप कर रहे हो, बीच में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस पर डायरेक्ट एक्शन करेंगे ना, और उसको खत्म करेंगे उस प्रॉब्लम को। इसीलिए हम लोग इमीडिएट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग जिस रिसर्च का सहारा लेते हैं उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं।
प्रीवियस ईयर यदि आपने पेपर 1 का सॉल्व किया होगा तो आप देखे होंगे कई बार इससे पूछा गया है, ठीक है, कि तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किस प्रकार के रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च की भाषा में एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिखिएगा, समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन। ठीक, अब देखो किसी भी प्रॉब्लम का जब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उस पर, ठीक है, रिसर्च ऐसे अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होता है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, क्योंकि जब आप रिसर्च करोगे तो वह एक टेम्पररी सॉल्यूशन होगा। फिर फ्यूचर में जो रिसर्च स्कॉलर आएंगे, आपके जो थेसिस है, आपका जो डिसर्टेशन है, उसको पढ़ेंगे और उसमें जो कमी है, उसमें से जो रिसर्च प्रॉब्लम निकल रहे हैं उसको बाहर निकालेंगे और फिर उस पर वो लोग काम करेंगे। इसलिए रिसर्च अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन रिसर्च जब हम लोग कर रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा अप्रोच अपनाया जाए या फिर उसमें रिफॉर्मेशन कैसे लाया जाए, मतलब बीच में संशोधन की बात की जाए या सुधार की बात की जाए, तो ये सारा चीज कैसे लाया जा सकता है, एक्शन रिसर्च के माध्यम से ही लाया जा सकता है। तो 3-4 सारी बातें थी एक्शन रिसर्च से रिलेटेड। एक दो बातें और है कि एक्शन रिसर्च हम लोग करते कैसे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपने यहां तक लिखा तो मैं इसको मिटाता हूं। लिख लिया आप लोग? लिख लिए होंगे। देखो आप हमारे साथ लिखते चलना, और ऐसा इस सब का हिंदी लिखोगे तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि लिख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं, आप लिख सकते हो जैसा आपको लगे। चलो आगे बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च करते कैसे हैं हम लोग। ठीक है, एक तो बात है कि बेसिक रिसर्च जो हम लोग करते हैं वह कैसे करते हैं, उसको आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, मतलब बेसिक बात कर रहा हूं मैं, एक्शन वाली बात नहीं कर रहा हूं। बेसिक रिसर्च कैसे करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी रिसर्च हो, शुरुआत कैसे करते हैं उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में फाइंड आउट करते हैं कि भाई प्रॉब्लम है कहाँ पे। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर लिटरेचर रिव्यू का काम करते हैं, फिर हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालाइज करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, सैंपलिंग कर लेंगे। ये लंबा प्रक्रिया है, फिर हम लोग डेटा एनालाइज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ते रहेंगी। अब डेटा एनालाइज करेंगे तब जाकर के अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चीजों को यहाँ पे सोर्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है, यह सभी रिसर्च में ऑलमोस्ट यही फॉलो किया जाता है। लेकिन एक्शन रिसर्च तो चूंकि बेसिक रिसर्च है नहीं, एक्शन रिसर्च तो बीच में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी रिसर्च चल रहा हो और उस बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इतनी लंबी प्रक्रिया को एक्शन रिसर्च में हम लोग फॉलो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए तो उसका नाम एक्शन रिसर्च है, नहीं तो इसका नाम बेसिक रिसर्च नहीं हो जाता। इसीलिए एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक्शन रिसर्च में 4 बातें हैं, ठीक है, एक्शन रिसर्च में 4 बातें हैं, उसको लिखते हैं हम लोग। एक दो पॉइंट और है तो उसको देख लेते हैं। चलो, एक्शन रिसर्च में बस 4 ही बातें हैं। पहला बात क्या है, सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं। ठीक, जब प्लान करेंगे, दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, प्लान करने के बाद उस पे एक्शन लिख लो, एक्शन। और तीसरे नंबर पे चलेगा, यहीं पे लिख दें, चलेगा। तीसरे नंबर पे लिखिएगा डेवलपिंग स्टेज। और चौथे नंबर पे, चौथा जो है वह लिखिएगा रिफ्लेक्टिंग स्टेज। और फिर यहां इस तरीके से देखो, इसको पता है इसको क्या बोलते हैं, इस ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल से सवाल पूछा गया है, इसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा, सर्कल ऑफ एक्शन, या इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इंक्वायरी। इससे सवाल पूछा गया है, दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक्शन रिसर्च में 4 स्टेप है। ठीक,
मामूली सा जो रिसर्च होता है, जो बेसिक रिसर्च होता है, उसमें कई सारे स्टेप्स चल करके आते हैं, सैम्पलिंग का, डेटा एनालाइजिंग का, डेटा कलेक्टिंग का, लिटरेचर रिव्यू का, एनालाइज का, सिंथेसाइज का, फिर रिपोर्टिंग का, फिर लास्ट में जा करके हम लोग डिजर्टेशन थीसिस वगैरह लिखते हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च चूंकि बीच में आता है, इसलिए एक्शन रिसर्च में इतना सारा स्टेज हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। एक्शन रिसर्च में सीधा प्लान करते हैं, हम लोग प्लान करते हैं और दूसरे नंबर पे एक्ट करते हैं। प्लान किए और एक्ट किए, एकदम स्टार्ट कर दिए तुरंत सोचने के साथ ही। तो आपसे पूछा जाएगा, इस तरीके से चक्र दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस चक्र को क्या कहते हैं, तो एक तो सर्कल ऑफ इंक्वायरी या सर्कल ऑफ एक्शन कहेंगे। और आपसे यह पूछा जाए कि यह जो सर्कल है वह किस रिसर्च को प्रदर्शित करता है, तो एक्शन रिसर्च को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, प्लान करेंगे, दूसरे नंबर पे एक्शन करेंगे और तीसरे नंबर पे हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग एक्शन किए हैं उसमें डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, यानी कि उसका जो डेवलपिंग स्टेज है जिसमें वो विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, उस स्टेज को हम लोग देखेंगे, उस स्टेज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं एग्जैक्टली। और चौथे नंबर पे हम लोग रिफ्लेक्शन का काम करते हैं, जहां पे रिसर्च आकर के कंप्लीट हो जाता है। ठीक, रिफ्लेक्शन यहाँ पे चिंतन का मतलब है, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक, तो ये 4 प्रोसेस है और इसी तरीके से फिर वापस आएगा रिफ्लेक्शन से, फिर आप प्रॉब्लम देखोगे, फिर प्रॉब्लम के लिए प्लान करोगे, प्लान के बाद एक्शन करोगे, फिर डेवलपिंग स्टेज और फिर रिफ्लेक्शन। फिर आप रिफ्लेक्शन करोगे तो फिर यदि उसमें कोई प्रॉब्लम दिखता है तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे और फिर डेवलपिंग स्टेज को चेक करेंगे और फिर रिफ्लेक्शन आएगा। तो यह जो सर्कल घूमते रहता है ना, इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ एक्शन, इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इंक्वायरी। तो यह 2 नाम से जाना जाता है, बहुत बेसिक है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च से आने वाले तमाम सारे सवालों को मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई टफ बात नहीं है। लेकिन एक सवाल आपसे और इसमें पूछा जा सकता है, वह नाम लिख लीजिए। एक्शन रिसर्च जो शब्द है ना, वह पहली बार 1940 में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आप हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, बताओ 1940 की कोई महत्वपूर्ण घटना। और 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बता सकते हो, कोई भी आप बताना ईमानदारी से, ठीक है, चीटिंग मत करना। 1900 आता होगा तभी, क्योंकि गूगल पे विकिपीडिया से ढूंढ करके आप लिख करके बता दोगे, वैसे नहीं, ईमानदारी से। एक्शन रिसर्च शब्द का पहली बार जो इस्तेमाल किया गया था वह 1940 में किया गया था। और किसने किया था? कुर्ट लेविन नामक एक व्यक्ति था। जानते हो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि एक्शन रिसर्च शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसने किया? तो कुर्ट लेविन ने किया। जिस तरीके से हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जैसे स्कूल लेवल अप्रोच वगैरह होता था, तो 3 प्रकार के लेवल होते थे ना टीचिंग लेवल, उसमें सभी के जो फाउंडर हैं वो अलग अलग हैं, जिसमें हंट हैं, हर्बर्ट हैं, ये सभी के सभी है। मेमोरी लेवल अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच, रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच। यहाँ पर जो है बिल्कुल उसी तरीके से एक्शन रिसर्च शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1940 के दौर में, 1940 ईस्वी में किसने? कुर्ट लेविन ने किया था। तो एक्शन रिसर्च से यदि आप इतने सारे फैक्ट को, इतने सारे नॉलेज को आप जानते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक्शन रिसर्च से जो भी सवाल पूछा जाएगा आप उसको सॉल्व करने में पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल 110% आप सॉल्व करके आइएगा। कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 1-2 पॉइंट और है इसमें जो दिया हुआ है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, बस बेसिक चीज है। जैसे मान लो कि एक्शन रिसर्च के बारे में हमने आपको बताया ना कि एक्शन रिसर्च, चूंकि हम लोग कोई भी एक्ट चल रहा होता है और बीच में प्रॉब्लम आता है, तो उस बीच में आए हुए समस्या का समाधान करने के लिए, यानी तात्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए करते हैं। तो जैसे आप स्कूल में या कॉलेज में या फिर आप विश्वविद्यालय में आप लेक्चर दे रहे हो, तो लेक्चर दे रहे हैं और अचानक से कोई प्रॉब्लम आता है, बच्चा खड़ा हो जाता है, हल्ला करने लगता है या फिर गपशप चल रहा है इस टाइप से, तो वह तात्कालिक समस्या है। तो तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उस समय जो आप जिस रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे वह भी एक्शन रिसर्च कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल हम लोग अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए भी करते हैं। जैसे कोई हल्ला कर रहा है बच्चा, तो उसको उठा दे बीच में, चलता हुआ क्लास में बीच में उठा दे, फिर उसको मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो लिखो गधा, नहीं तो गधा ही रहोगे जीवन भर, ऐसे गधा तो हो ही,
तो इस वजह से हम लोग तात्कालिक समस्याओं का समाधान के लिए एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट को अपना मोटिवेट भी कर सकते हैं, नीति भी बना सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको बुझा सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च का इतना सारा इस्तेमाल है। यदि आपने बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च पे जो भी हमने बात की, यदि आपने उन तमाम सारे बातों को ध्यान से सुना होगा, आप लिखे होंगे और एक बार आप और वीडियो को देख लीजिएगा रिवीजन करने के लिए, तब सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी और फिर आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर आप खोजो, ठीक है, खोजो कि सवाल पूछता कहाँ से है और सवाल को आप सोल्व कीजिए। 70 से 80% सवाल आप एक बार में सोल्व कर लीजिएगा। दूसरी बार देखिएगा तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आप 80 पार भी कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही 60 प्लस करते हैं तो आपका जेआरएफ आपके हाथ में है और हम लोग का टारगेट है अभी जेआरएफ करना, विद्वान बनना नहीं। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ध्यान रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।